हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लेते हैं टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो हमने कंप्लीट किया है। तो सेकंड जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है वो हम आज देख लेंगे एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखेंगे हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली सॉल्युबिलिटी इज दैट द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is called as solubility। इसको समझाने की कोशिश करते हैं, what does it mean। सपोज कर लीजिए हमने 1 लीटर वाटर का ले लिया है, इसमें हमने H2O डाला है, इसमें अब हम ऊपर से डालते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक, या इसमें डालेंगे शुगर एटसेट्रा। वी विल गो ऑन एडिंग। तो जब हम इसमें ये ऐड करते जा रहे हैं इट गेट्स डिजॉल्व्ड। एक स्टेज आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि इसमें 7 सपोज कर लेते हैं कि इसमें 600 ग्राम डिजॉल्व हो गए NaCl। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था एट ए गिवन टेम्परेचर फिक्सड होना चाहिए। क्यों टेम्परेचर फिक्सड होना चाहिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में, ये हम आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने 1 लीटर लिया था वाटर, 1 लीटर, इसमें हम NaCl डिजॉल्व करते हैं। जब हम डिजॉल्व करते जा रहे हैं इट गेट्स डिजॉल्व्ड। और जब 600 ग्राम्स हमने डिजॉल्व किए, अब हम 601 यानी 601 ग्राम जो है 601 ग्राम इसमें डिजॉल्व, यानी जो लास्ट 600 क्रॉस करने के बाद जो सातवां 100 स्टार्ट हो जाता है, यानी 601 ग्राम, ये वाला ग्राम जो है 601 ग्राम, ये वाला डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी ये वाला ग्राम जब हमने ऊपर से डाला इट रिमेन्स देयर एज सच। तो हम ये कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl दैट गॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर in 1 liter water at 25 डिग्री सेल्सियस इज 600 ग्राम्स। तो हमने यहाँ से ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल में ये देखा कि 600 ग्राम्स NaCl डिजॉल्व हो गए किसमें, 1 लीटर वाटर में, ये हमने सपोज कर लिया। तो हम ये कहेंगे 600 ग्राम्स पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये 600 ग्राम भी बढ़ेगा या कम हो जाएगा, इसीलिए गिवन अमाउंट होता है यानी फिक्स्ड अमाउंट। इसी तरह से टेम्परेचर भी गिवन है यानी फिक्स्ड टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर आप कोई भी फिक्स कर सकते हैं। इस वक्त हमने फिक्स किया था ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। इसी तरह से कोई सब्सटेंस हम लेते हैं S, सपोज इसके जो है 5 ग्राम डिजॉल्व हो गए 100 ml में वाटर के, तो आप ये कहेंगे जब आप 6 ml डालते हैं वो नहीं होता है, ये सिर्फ 5 ही हो गए। टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस था, तो आप कहेंगे एट 30 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस S इज 5 ग्राम्स पर 100 ml यानी 100 ml में 5 ग्राम। यहां से आप निकाल सकते हैं कि 1 ml में कितने ग्राम भी हो सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। अब मैंने बोला था टेम्परेचर फिक्स्ड हम इस डेफिनेशन में क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर अभी हमने सपोज करके देखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या था सॉल्युबिलिटी, हमने देखा सपोज किया था हमने 600 ग्राम्स। अगर आप ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशंस में टेम्परेचर भी फिक्स होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स होता है, क्योंकि इन दोनों को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जो ये सॉल्युबिलिटी है ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देयर आर मेथड्स, देयर आर वेज, वी कैन एक्सप्रेस इट एज ग्राम्स पर ml या ग्राम्स पर लीटर। वी कैन एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी एज मोलैरिटी, हम मोलैरिटी के हिसाब से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको मोलैलिटी के हिसाब से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
वी कैन एक्सप्रेस एज मोल फ्रैक्शन x। तो कई तरीके हैं हमारे पास जहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज द सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन। आगे बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो इसमें जब ये टॉपिक होगा तो इसमें हमें सिर्फ क्या चीज़ डिस्कस करनी है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे ये सोडियम क्लोराइड है जिसको हम साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट, चाहे ये शुगर है, दीज गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो एक और चीज आप लोगों ने देखी होगी कि अगर आप इसी वाटर में डालेंगे, या अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखेंगे, ट्राई करके घर में, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स वही होते हैं जो हम यूज करते हैं घर में अतर के तौर पे, कपड़ों में लगाते हैं, बाकी चीज। तो वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो क्या वजह है कि एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और दूसरा सब्सटेंस इस वाटर में या किसी भी गिवन सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है? तो हम इसको कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देयर इज अ जनरलाइजेशन, या आप इसको एक रूल के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये होता है, एक पोलर सॉल्वेंट एक पोलर सब्सटेंस को डिजॉल्व करेगा और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट एक नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि पोलर और नॉन पोलर किसको कहेंगे। पोलर सिंपली मीन्स जितने भी आयनिक कंपाउंड से, फॉर एग्जाम्पल NaCl, आपको पता है एक्चुअली दीज आर आयन्स लाइक Na+Cl नेगेटिव चार्ज। जहां जहां पे भी ये चार्ज सेपरेशन होता है उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर सब्सटेंस। सिंपली H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट। आपको H2O का स्ट्रक्चर 11th का याद होगा, इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा नेगेटिवली चार्ज होता है, और हाइड्रोजन थोड़े पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है, दिस अ पोलर मॉलिक्यूल। तो जहां जहां पे भी जिस मॉलिक्यूल में आप ये चार्ज सेपरेशन सा देखेंगे, एक मॉलिक्यूल में एक साइड नेगेटिव चार्ज बन जाता है, दूसरा साइड पॉजिटिव चार्ज बनता है, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ये H2 का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ना इस पे कोई चार्ज है ना इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज है। क्यों? ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसमें भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है जितना इसमें है। नतीजे के तौर पे इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ना इस पे कोई चार्ज ना इस पे कोई चार्ज। इसको कहेंगे हम नॉन पोलर सब्सटेंस। ऐसा एक सब्सटेंस नॉन पोलर जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, लाइक बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स, यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। वाइल द बॉन्ड्स आर बिटवीन द सेम एटम्स, सच मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अक्सर देखेंगे आप, ये जो है नेफ्थलीन, इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इट्स ए नॉन पोलर सब्सटेंस, इसलिए ये बेंजीन में डिजॉल्व होगा क्योंकि वो भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो what I was saying that नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आप लोग क्या याद रखेंगे कि एक पोलर सॉल्यूट कहाँ डिजॉल्व होगा, एक पोलर सॉल्वेंट में। एक नॉन पोलर सॉल्यूट कहाँ डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आइए नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं, टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए
लिक्विड। टेम्परेचर पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे पहली पॉइंट जो आप नोट करेंगे वो ये है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस का क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये जो सॉल्युबिलिटी है इट डिक्रीज। यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज किया। ऐसे कुछ सब्सटेंस है हमारे पास। इस तरह से ऐसे कुछ सब्सटेंस भी है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। तो ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये क्या चीज़ है। पहले वो चीज़ देख लेते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो हीट दरकार होती है। हीट यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जब सब्सटेंस कोई इसको किसी सॉल्वेंट में डाल लेते हैं टू मेक ए सोल्यूशन, यहाँ पे हमें कुछ हीट यानी डेल्टा मैंने बनाया देनी पड़ती है, तभी ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी ऐसी एक प्रोसेस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनको अगर हम सॉल्वेंट में डालेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए तो हीट दरकार होती है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हीट दरकार पड़ती है, इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, जब किसी प्रोसेस में हीट दरकार होती है डिज़ोल्व करने के लिए, जितना हीट देंगे उतना वो प्रोसेस ज़्यादा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। एक प्रोसेस हो रही है हीट एनर्जी से, अगर हीट एनर्जी नहीं होगी यहाँ पे तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। अब ये सिर्फ हीट की वजह से हो रही है, इसका मतलब ये है जितना हीट हम देंगे उतना ये प्रोसेस बढ़ जाएगा। और ऐसे प्रोसेस जिनमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब, इनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप एक रूल के हिसाब से याद रखेंगे, जितने भी इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होंगे, डिसोल्यूशन मीन सिंपली एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट में गल जाना। तो जितने भी सब्सटेंसेस इंडोथर्मिक प्रोसेस से गल जाते हैं, यानी जिनमें हीट दरकार पड़ती है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ सब्सटेंस सिर्फ तभी डिज़ोल्व होते हैं जब हीट देते हैं, यानी जब वो हीट खा लेते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। अब जितना हीट देंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। अब एडिशन में आप लोगों ने क्या याद रखा, जो भी प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे एंडोथर्मिक, जो सब्सटेंस इंडोथर्मिक प्रोसेस डिज़ोल्व होते हैं, यानी हीट एब्जॉर्ब होने से डिज़ोल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अब जो इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उनमें जो इंथैल्पी होती है, चेंज इन इंथैल्पी, ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच मीन्स चेंज इन इंथैल्पी, ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। क्यों, एक सब्सटेंस जब प्रोडक्ट बनाता है, यानी यही सॉल्वेंट से मिल के कोई सब्सटेंस ए सॉल्यूशन बनाने लगा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच, अगर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो आप याद रखेंगे कोई भी प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब जब ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो अभी हमने देखा ये प्रोसेस जो है इसकी रेट इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख लीजिए, यू कैन राइट डाउन द डिसोल्यूशन प्रोसेस which is endothermic in nature
द डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी एक सबस्टेंस जब वाटर में डिजॉल्व होता है, इफ इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, आप लिखेंगे द डिसोल्यूशन प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक इन नेचर increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. अब अगर ये डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक नहीं है, इफ इट इज एक्सोथर्मिक, इफ इट इज एक्सोथर्मिक यानी ये सबस्टेंस आपने सॉल्वेंट के साथ मिलाया, सोल्यूशन बनाया, हीट दरकार नहीं हुई, उल्टा इसी ने हीट वहां पे जनरेट की, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन विल डिक्रीज। आप एंडोथर्मिक याद रख लीजिए, एक्सोथर्मिक का रिवर्स हो जाएगा। एंडोथर्मिक याद रख लीजिए, फिर एक्सोथर्मिक पे उसका रिवर्स अप्लाई हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डेल्टा एच वगैरह थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स है, ये आगे हम कहीं पे क्लियर इंशाल्लाह कर लेंगे, 11th का टॉपिक है। एंडोथर्मिक में आपने देखा इट वाज पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में इट इज नेगेटिव। जहां पे भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा किसी भी प्रोसेस में, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, वो प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगी उसकी रेट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, प्लानली आप लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility ऑफ solids in liquids, लिख लीजिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility ऑफ solids on liquids। इन एक सॉलिड जिसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वहां पे कोई खास इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन यही है क्योंकि प्रेशर का एक्चुअली सॉलिड्स और लिक्विड्स पे कोई ज्यादा इफेक्ट, या दीज आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस। सॉलिड पे कितना भी प्रेशर आप ऊपर हाथ से लगाएंगे, किसी और मशीन से लगाएंगे, इट्स हार्ड टू, इसके वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं आ जाता है। यही चीज़ लिक्विड के साथ भी है, यानी एक्चुअली प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है ऑन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स। इसलिए जब भी आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं सॉलिड या लिक्विड, तो उस डिसोल्यूशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं रहता है। यू राइट, आपने लिखा देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड बिकॉज these substances are very highly incompressible. Highly incompressible. ये कंप्रेस नहीं होते हैं हार्डली, इसलिए इन पे कोई इफेक्ट भी नहीं रहता है। These are highly incompressible. So this is today's class. आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह we'll solve that.